आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इराक वॉर के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर थी जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पर हुई थी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कोल्ड वॉर के टाइम पर हुई कई सारी वॉर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इनके ऊपर एक डिटेल प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल के ऊपर, जिसे आप इस वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, ईरान इराक वॉर को समझने से पहले दोनों ही नेशंस ईरान और इराक के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ईरान और इराक दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज हैं और एक दूसरे के साथ में एक अच्छी खासी लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही नेशंस ईरान और इराक इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री हैं और इन दोनों ही नेशंस में जो पॉपुलेशन है वो 90% से ज़्यादा इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। ईरान की बात करें तो ईरान में 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो शिया मुस्लिम है और जो बची पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम है। और इराक की बात करें तो यहाँ पर 55% तक शिया मुस्लिम है और 30 से 40% सुन्नी मुस्लिम्स हैं। और दोनों नेशन में कुछ थोड़ी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ भी हैं, पर उनका पॉपुलेशन में परसेंटेज 2 से 3% ही है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के बाद दोनों ही नेशंस के उस टाइम पे बैकग्राउंड क्या थे और क्या पावर डायनामिक्स था इन दोनों नेशन में उस टाइम पर, वो जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले ईरान की बात करें तो ईरान में 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, जिसके बाद वहाँ पर जो बहुत लंबे समय से चला हुआ शाह का रूल था वो एंड हो जाता है और वहाँ पर पावर में आते हैं आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ईरान का पार्लियामेंट है, वहाँ की जुडिशरी है और वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये सारे इस सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते थे। ये एक अबो ऑल हेड थे। 1979 के बाद से आज तक ईरान में ये सुप्रीम लीडर का ये रूल चला आ रहा है। आयतुल्लाह खोमेनी ने अपने लिए एक अलग से मिलिट्री ब्रांच भी बनाई थी जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है। ये एक एलिट सोल्जर्स का ग्रुप है जो कि रिपोर्ट करती है सीधा सुप्रीम लीडर को। और फन फैक्ट ये है कि यूएसए ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रखा है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक हेड थे कासिम सुलेमानी, जिसे यूएसए ने ईरान में ही ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू मार दिया था। जब से ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ये लीडरशिप पावर में आई है ईरान में, तब से ईरान के जो रिलेशंस हैं वेस्टर्न नेशंस के साथ में, प्राइमरली यूएसए के साथ में, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। रिवोल्यूशन के पहले का जो ईरान था वो मिडिल ईस्ट में यूएसए का एक इंपॉर्टेंट एलाय था और अफगानिस्तान में जो सोवियत का बढ़ता इन्फ्लुएंस था उसको काउंटर करने के लिए यूएसए की हेल्प भी कर रहा था। लेकिन आयतुल्लाह खोमेनी के पावर में आने के बाद ही ईरान में जो प्रॉपर एंटी यूएसए एंड एंटी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है वो चलने लगा था। अब इराक की बात करते हैं तो देखिए, उस टाइम पर इराक में जो पावर में पार्टी थी वो थी बाथ पार्टी और उसके लीडर थे उस टाइम पर सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन खुद एक सुन्नी मुस्लिम थे और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इराक में पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी थी वो शिया मुस्लिम की थी, तो इसलिए सद्दाम हुसैन और बाथ पार्टी खुद को एक तरीके से सेक्युलर पार्टी बताते थे, यानी कि वो शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम में ज़्यादा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। इस टाइम पर इराक के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे यूएसए के साथ में, खास करके ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद में, क्योंकि यूएसए ईरान को चेक में रखने के लिए यूज़ कर रहा था और उसको सपोर्ट कर रहा था। इराक अपने ऑयल को निकाल कर यूएसए और वेस्टर्न नेशंस को बेच रहा था और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कमा रहा था। साथ ही में इराक के रिलेशन यूएसआर और वेस्टर्न नेशन जैसे कि फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छे थे, तो इराक को यूएसआर और फ्रांस से काफ़ी एडवांस वेपन भी उस टाइम पर मिल रहे थे। ये सारे रीजंस थे कि सद्दाम हुसैन काफ़ी कॉन्फिडेंट था इस वॉर को स्टार्ट करने के लिए अगेंस्ट ईरान। अब वॉर की बात करते हैं तो जो वॉर का इनिशियल एस्केलेशन किया गया था वो ईरान के साइड से किया गया था। पावर में आने के बाद ईरान ने अपने नेबरिंग इस्लामिक नेशंस को प्रोवोक करना शुरू किया और ये मैसेज देने लगा कि वहाँ के लोग भी अपने करंट रेजिम को हटाकर थ्रू प्रोटेस्ट कोई शिया अलाइंड लीडरशिप को पावर में लाएं। इससे सबसे बड़ा थ्रेट किसी के नेशन को था तो वो इराक था। ऐसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ईरान में सद्दाम हुसैन और बाथ पार्टी थी वो एक सुन्नी पार्टी और सुन्नी लीडर के अंडर थी और वहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो मेजॉरिटी में शिया थी। शुरू में इराक ने इस प्रोवोकेशन को डाउन प्ले करने की कोशिश की और ईरान के साथ में अपने रिलेशंस को नॉर्मल बताया, लेकिन जब ईरान ने आगे बढ़कर इराक की शिया पॉपुलेशन को एड्रेस करना स्टार्ट किया और उनको प्रोवोक करना स्टार्ट किया, तो सद्दाम हुसैन ने देखा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और फिर उसने ये बात कंक्लूड की कि ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद का जो ईरान है वो मिलिट्रीली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, और साथ ही में जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे उस टाइम पर ईरान के बड़े नेशंस के साथ में वो भी इतने अच्छे नहीं थे। तो सद्दाम हुसैन को एक परफेक्ट कंडीशन लगी कि इस टाइम पे अगर ईरान के ऊपर वो अटैक करता है तो उसका जो ये थ्रेट है वो भी खत्म हो जाएगा और साथ ही में कुछ टेरिटोरियल गेन भी हो जाएगा इराक को। ये सारे रीजंस को कंसिडर करते हुए 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर इन्वेजन स्टार्ट कर दिया। ईरान इस तरह के सडन अग्रेशन के लिए रेडी नहीं था, इसलिए शुरुआत में ईरान को हैवी कैजुअलिटीज़ हुई और टेरिटोरियल लॉस भी हुआ। वॉर स्टार्ट होने के विदिन 3 मंथ्स में इराक की काफ़ी सारी फोर्सेस ने एक अच्छे खासे एरिया पे ईरान की कब्जा कर लिया था, जैसा आपको इस टाइम पर मैप में दिख रहा है। लेकिन उसके बाद ईरानियन फोर्सेस ने अपने आप को रिग्रुप किया और इराक के अगेंस्ट में मेजर काउंटर ऑफेंस लॉन्च किया, जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव था अपनी लॉस्ट टेरिटरीज को दोबारा गेन करना और जो इराक की फोर्सेस ईरान में घुस आई है उनको पीछे पुशबैक करना। ईरान के इस काउंटर ऑफेंस के पीछे कोई भी सुपीरियर वेपन्स या फिर एडवांस वॉर टेक्निक की बैकिंग नहीं थी। इसके बजाय ईरान ने यहाँ एक रिलीजियस कार्ड प्ले किया और अपने यूथ को वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया।
एडवांस वेपन की कमी होने की वजह से ईरान ने ह्यूमन वेव अटैक जैसे वॉर टैक्टिक्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। ह्यूमन वेव अटैक में क्या होता था कि अगर ईरान को किसी पोस्ट पे कब्जा करना है या फिर किसी पोस्ट को वापस छुड़ाना है इराक से, और उस पोस्ट को दोबारा रीगेन करने के लिए मिनिमम 100 सोल्जर्स लगेंगे, वो भी अच्छे खासे वेपन्स के साथ में। तो ईरान के पास एडवांस वेपन्स तो है नहीं, तो वो ये करता था कि 100 के जगह पे 200 सोल्जर भेज देता था उस पोस्ट पे कब्जा करने के लिए। इससे होता यह था कि अगर 200 में से 100 सोल्जर्स या 150 सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन हो जाते थे, तो जो बचे सोल्जर्स रहते थे वो पोस्ट को कब्जा कर लेते थे और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो जाता था। हालांकि इस टैक्टिक को यूज़ करने की वजह से ईरान की जो कैजुअलिटीज़ का नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहा इस पूरे वॉर में। ये एक वर्ल्ड वॉर 1 की टैक्टिक है, इसका यूज़ वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी किया गया था। इस 8 साल लंबे चले कॉन्फ्लिक्ट्स में स्टैटिक फ्रंट्स, ह्यूमन वेव अटैक और ट्रेंचेस जैसे वॉरफेयर टैक्टिक्स का यूज़ काफ़ी किया गया था। इसीलिए काफ़ी सारे एनालिस्ट इस वॉर को, ईरान इराक वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 से भी एसोसिएट करके देखते हैं। दोनों साइड के सोल्जर्स ट्रेंचेस खोदकर महीनों और सालों तक एक ही जगह पर खड़े रहकर लड़ते थे बिना किसी भी फॉरवर्ड मूवमेंट करे। इसका ड्रॉबैक ये था कि इन ट्रेंचेस में रहने की वजह से काफ़ी सारे डिजीजेस फैल जाते थे इन सोल्जर्स के बीच में, और काफ़ी सारे सोल्जर्स की डेथ वॉर से ना होकर इन डिजीजेस से ही हो जाती थी। इस वॉर में काफ़ी सारे केमिकल वेपन्स का भी यूज़ किया गया था इराक के द्वारा, जो कि ईरानियन सिविलियंस पे और जो इराक में रहने वाली कुर्द पॉपुलेशन थी उसके अगेंस्ट में हुआ था। ये भी एक वर्ल्ड वॉर 1 की टैक्टिक है, वहाँ से इंस्पायर्ड हुई थी। देखिए, ईरान ने इस वॉर में एक और कार्ड क्या प्ले किया था कि जो कुर्दिश मूवमेंट था। अब देखिए, कुर्दिश मूवमेंट क्या है कि जो मॉडर्न टाइम में टर्की है, इराक का जो नॉर्दर्न पार्ट है और ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इन सब भी रीजन में ना कुछ पॉपुलेशन रहती है जो कि कुर्द एथनिसिटी के हैं, और ये खुद का एक कुर्दिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं जिनमें उनको एक कुर्दिस्तान नाम का अपना इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। इराक में ये एक माइनॉरिटी थे और उनका स्ट्रगल चल रहा था सद्दाम हुसैन और बाथ पार्टी के साथ में अपने इंडिपेंडेंट नेशन के लिए। तो ईरान ने उनको आर्म करना स्टार्ट किया और नॉर्थ के साइड से इराक के ऊपर एक एडिशनल फ्रंट ओपन करने की कोशिश की। हालांकि सद्दाम हुसैन ने इस एडिशनल फ्रंट को काफ़ी ब्रूटली क्रश किया और इन कुर्द लोगों के ऊपर केमिकल और कन्वेंशनल वेपन से काफ़ी अटैक किया। इस पूरे वॉर में इराक को ह्यूमन राइट्स का कोई भी चिंता नहीं था, एज की यूएसए का उसको फुल सपोर्ट था इस वॉर में अगेंस्ट ईरान। आपके माइंड में यहाँ पर ये बात आ सकती है कि इराक को अगर यूएसए सपोर्ट कर रहा था इतना खुलकर, तो यूएसएसआर क्यों इराक को सपोर्ट कर रहा था और क्यों ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो देखिए, इसका एक सिंपल रीज़न है कि जो इराक है उसके रिलेशन उस टाइम पर यूएसएसआर के साथ में कुछ ख़राब नहीं थे, और जो ईरान था वो 1979 के अपने ईरानियन रेवोल्यूशन के पहले एंटी यूएसएसआर था। तो सोवियत यूनियन का इतना कुछ इन्फ्लुएंस था नहीं उस टाइम पर ईरान में, और ना ही अपने कुछ एडवांस वेपन सप्लाई किए थे सोवियत यूनियन ने ईरान को उस टाइम पर। और सोवियत अफगान इन्वेजन भी उस टाइम पर स्टार्ट हो गया था, तो यूएसआर अपना ज़्यादा फोकस वहाँ पर दे रहा था, ईरान के ऊपर इतना फोकस कर नहीं रहा था उस टाइम पर। अब 8 साल लंबे चले इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी नेशन को कुछ खास टेरिटोरियल गेन हुआ नहीं। जो स्टार्टिंग में 3-4 महीने में इराक ने गेन किया था और लेटर उस गेन को रीगेन कर लिया था ईरान ने, उसके बाद से बॉर्डर में कुछ चेंजेस आए नहीं। दोनों नेशन के जो सोल्जर्स थे वो लड़ते थे, पर कुछ बॉर्डर गेन किसी भी नेशन को हो नहीं रहा था। एट द एंड इंटरनेशनल प्रेशर और काफ़ी सारे इंटरवेंशंस के बाद 29 अगस्त 1988 को यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू दोनों ही नेशंस ने इस वॉर को ख़त्म किया, क्योंकि दोनों ही नेशन समझ चुके थे कि टेरिटोरियल गेन तो हो नहीं रहा है, बस कैजुअलिटीज़ का नंबर बढ़ते जा रहा है इस लंबे चले वॉर के कारण। हालांकि दोनों नेशन इस टाइम पर यही मानते हैं कि इस वॉर में उनकी जीत हुई है। कैजुअलिटीज़ की बात करें तो इस पूरे वॉर में ईरान के साइड से 4 से लेके 4.5 लाख सोल्जर्स KIA थे, और इराक के साइड से अगर हम बात करें तो 3 से लेके 3.5 लाख सोल्जर्स KI थे। इसके अलावा ईरान के ऑलमोस्ट 1 लाख सिविलियन डेथ भी हुई थी। फाइनेंशियल देखा जाए तो इस वॉर में, जो कि 8 साल तक चला था, दोनों ही नेशंस को अप्रॉक्सीमेटली 500 से लेके 1 बिलियन तक का लॉस हुआ था। इसमें फाइनेंशियल लॉस इराक को ज़्यादा हुआ था, एज की वॉर स्टार्ट होने से पहले इराक इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा था इन कंपेरिजन टू ईरान। ईरान के पास कुछ खास इकोनॉमिकली खोने के लिए नहीं था, तो उसका जो इकोनॉमिक लॉस था वॉर के एंड में वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ था। इराक का जो फाइनेंशियल लॉस था यही लेटर रीज़न बना कुवैत इराक वॉर का, एज की उस टाइम पर कुवैत ने काफ़ी सपोर्ट किया था इराक को फाइनेंशियली। तो ये था हमारा एनालिसिस इराक ईरान वॉर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही में अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।